नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास, जो हम कवर कराएंगे पूरा, जिसमें विशेष जो फोकस रहेगा हमारा RO के लिए रहेगा, जो आज ही वैकेंसी आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, RO में पहला होता है PT, यानी प्री एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, दो दो पेपर होते हैं, एक GS का होता है और एक किस चीज़ का होता है, हिंदी का होता है। GS में क्या होता है, GS में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में जो आते हैं हमारे पास 60 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की भी मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें से अप्रोक्सीमेट मेरा कोशिश रहेगी कि 55 मार्क्स आपको गेन कर जाए। और GS भी मैं कभी कंप्लीट करा रहा हूँ। ज्योग्राफी चल रहा है, आज इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास के जो अप्रोक्सीमेट 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें से पूरे कवर हो जाएंगे। बाकी मैं नोट्स दे दूंगा आपको जहाँ दिक्कत पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ये पूर्वावलोकन है, जो जितने प्रीवियस के क्वेश्चन बन सकते हैं सब इससे बनेंगे। उससे पहले जो समरी होती है इसकी, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज, प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, प्राचीन भारत का पहला टॉपिक, इसमें क्या होगा, रोल जो ज्यादा होता है, रोल इसमें क्या होता है, इतिहास है हमारे पास। इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। एक प्राचीन, दूसरा पढ़ेंगे हम मध्यकाल, मध्यकालीन, और तीसरा पढ़ेंगे हम आधुनिक। आधुनिक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। और प्राचीन के टोटल मिला के 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। तो प्राचीन और मध्यकालीन का इतना रोल नहीं रहता है, आधुनिक का ज्यादा रोल रहता है। तो विशेष तौर पर हम जो होंगे प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ेंगे, पर इतना फोकस नहीं करेंगे जितना हम आधुनिक पे करेंगे। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो आधुनिक ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आधुनिक पे ध्यान देंगे। फिर भी प्राचीन और मध्यकालीन की एक बेसिक समझ बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखो, हाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ते हैं। देखो, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जिस काल का कोई लिखित 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 साक्ष्य नहीं मिलता है उसको बोलते हैं प्रागैतिक काल, बोलते हैं उसको प्रागैतिक काल कहते हैं। आध्यात्मिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु इनके अपठ्य एवं दुर्बोध होने के कारण इन्हें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। प्रागैतिक काल उसे कहते हैं जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और जिसके लिखित साक्ष्य हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। अब जैसे जब, ये लिख रहा है जब से लिखित विवरण मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। समझ बात आई। देखो, जब जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक, प्रागे प्रागैतिहासिक काल। और जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है उसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसको हम लिखित प्रमाण मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया। अब देखो, प्रागैतिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आध्यात्मिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जैसे आहड़, जोरबे आदि आती हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत का पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो पाषाण कालीन सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 1863 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं गोल गोल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
फिर पाषाण निर्मित उपकरणों पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण युगीन संस्कृति को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 3 में, जिसको बोलेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखेंगे उपकरण की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो कह रहा है ना वो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने क्या करा? पाषाण काल को 3 भागों में बांट लिया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर हमने जो पहला वाला भाग था हमारे पास पुरापाषाण काल, उसको भी क्या भाग बांट लिया हमने? 3 भागों में बांट लिया। तो देखते हैं नंबर 1 देखो पूर्व पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण, क्रोड, हस्तकुंठर, खंडक एवं विदारणी हो गया। इसमें क्या था? क्रोड उपकरण मिले थे। क्रोड उपकरण पुरापाषाण काल में क्या मिला था? पुरापाषाण काल में क्या था? क्रोड उपकरण मिले थे। फिर आता मध्य पुरापाषाण काल में क्या थे? फलक उपकरण मिले थे। इसमें क्या मिले थे? फलक उपकरण मिले। नंबर 3 पे क्या? उच्च पुरापाषाण काल, इसमें क्या मिले थे? खुरचनी उपकरण मिले थे, जो खुरचने वाले होते हैं ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, क्या क्या? नंबर 1 मेरे साथ रिवाइज बोलो, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और उपकरणों के आधार पर ही पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 भागों में। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और तीसरा कौन सा था? उच्च पुरापाषाण काल। पूरा पूर्व पुरापाषाण काल का उसमें कैसे उपकरण मिले थे? क्रोड के। पहले में काय के? क्रोड के। दूसरे में क्या क्या? फलक उपकरण। तीसरे में क्या मिले थे? खुरचनी उपकरण। तो 3 उपकरण हो गए। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी, सर्वप्रथम पंजाब की जो सोहन नदी है ना, हाँ, पंजाब की जो फिलहाल अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। पंजाब की जो सोहन नदी है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। घाटी से चापर चेपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए हुए हैं। तो क्वेश्चन आ गया, चापर चेपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए? सोहन नदी से। सोहन नदी कहाँ पड़ती है इस टाइम? पाकिस्तान में। ऐसे देखेंगे सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरम्पक्कम से हैंडकेश संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन बनेगा कि हैंड 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 एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए मद्रास से। मद्रास से कहाँ से हुए? बदमदुरे से हुए और अतिरम्पक्कम से हुए हैं। अब ऐसे इस संस्कृति के अन्य उपकरण, जैसे इन संस्कृति के जो अन्य उपकरण हैं जो हमें मिले हैं, क्लीवर मिला है, स्केयर मिला है आदि। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश वैज्ञानिक और पुरातत्व थे। कहाँ गए थे? हाँ, तो हाँ, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट और ब्रिटिश वैज्ञानिक और पुरातत्व थे। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलबरम नामक स्थान से पहला हैंडकेस प्राप्त किया था। तो पहला हैंडकेस कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था मद्रास के पलबरम से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? पलबरम से। उनके मित्र विलियम किंग्स, उनका एक मित्र था जिनका नाम था विलियम किंग्स, ने अति रंपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल के सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान कहाँ से किए थे? कैम्ब्रिज अभियान दल के सोन घाटी में। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन के अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल के से संबंधित यहाँ 24 पुरास्थल प्राप्त हुए। कहाँ हुए थे ये? ये होता है इलाहाबाद।
उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लौहदा नाला क्षेत्र में इस काल का अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संपत्ति कौसंबी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण में फलक संस्कृति कहा जाता है। फलकों की के कारण क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब कहते हैं, देखो ऐसे देखते हैं, उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता था। उपकरणों का निर्माण कैसे करते थे? क्वार्टजाइट से करते थे। और पुरापाषाण कालीन जो था ना, वो मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पुरापाषाण काल में मानव जीवन कैसा था? पूर्णतः प्राकृतिक था। पेड़ों पर निर्भर रहते थे और जानवरों पर निर्भर रहते थे भोजन के लिए, और ये प्रधानतम शिकार पर निर्भर रहते थे। कह रहा देखो आगे, ये प्रधानतम शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। तो क्वेश्चन बनता है कि पुरापाषाण काल में अग्नि से परिचित थे? तो नहीं थे। और इसी युग में मानव शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का नहीं था। तो इस काल का जो मानव था उसका ना ही कृषि का ज्ञान था, और ना ही आग का ज्ञान था, और ना ही पशुपालन का ज्ञान था। पुरापाषाण काल में, पाषाण काल के 3 भाग हैं, बताया था मैंने, ठीक है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब आता है हमारे पास मध्यपाषाण काल। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिली थी? 1867 से लेके 1868 में हुई थी, ठीक है? आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विद्या क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार थे। उसमें काय के थे? क्वार्टजाइट के। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरस्थल है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्थल कौन सा मध्यपाषाण काल का? लंगनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन मैदहा प्रतापगढ़, मैदहा कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन मिलाना आ जाता है कि मैदा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में एक सींग से हड्डी, ठीक है, मैं हड्डी एवं एक सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने मैदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जैसे झील क्षेत्र, ठीक है, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवासी क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डियां एवं एक सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। तो बूचड़खाने से क्या प्राप्त हुए थे हमें? बूचड़खाने से एक सींग निर्मित उपकरण और क्या हुए थे? आभूषण प्राप्त हुए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर जयनारायण पांडे। मैदहा, सराय, नाहर और राय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मैदहा से मिला है, सराय से मिला है और नाहर से मिला है, और कहाँ मिला है? दमदमा से मिला है। अब कह रहा है वो दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप, जब दमदमा में उत्खनन करा तो पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शव मिले थे। कितने मिले थे? 41। कहाँ मिले थे? दमदमा में, जिसमें 3 मानव कंकाल थे, एक साथ दफनाए हुए थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ दफनाए गए थे? तो दमदमा में दफनाए गए थे। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार 48 कंकाल मानव प्राप्त हुए। सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो 4 मानव कंकाल कहाँ दफनाए गए थे? सराय नाहर में, और 3 कहाँ दफनाए गए? दमदमा में। ये आएगा अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो देखो अभी। हाँ यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र से अंदर स्थित थी। कब्रें कैसी होती थी? यहाँ छिछली कब्रें कैसी थी? मध्यपाषाण काल में छिछली थी, और कैसी थी? अंडाकार थी। विद्या क्षेत्र में लेखरिया के शिलाश्रय
संख्या से एक मध्य पाषाण युग लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरिगन विश्वविद्यालय ने जॉन आर लुकास के अनुसार लिख रहे हैं हमें कुल 17 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण। तो क्वेश्चन बनेगा कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साथ भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भारत में, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। हाँ, और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हमें, एक तो आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, होशंगा। होशंगाबाद में पड़ता है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और कहाँ से मिले, बागेर से। ठीक है, बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान का क्षेत्र है। और वो कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल, मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। इंपोर्टेंट। मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य, एक मिनट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो भीमबेटका किसका उदाहरण है, प्रागैतिक शैल चित्रकला का। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं, भीमबेटका से, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया और जिसमें से 133 जो बचे हैं ना, 133 जो बचे हैं में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व धरोहर सूची में क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। अब देखो, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था, लास्ट में हुआ था। हाँ, और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन ये बनेगा हमारे पास, ये है कृषि 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 किस काल से प्रारंभ हुई, ऑप्शन में मध्य पाषाण काल, सुनते रहना, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आएगा, नव पाषाण काल। पशुपालन कौन से काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल। और किसी भी तरह का कोई, जब मानव को कोई ज्ञान नहीं था, ना ही आग का, ना ही पानी का, सॉरी, ना ही आग का, ना ही पशुपालन का, ना ही कृषि का, तो कौन सा था पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। यह है लहुरा देव। तो कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, लहुरा देव से। कहां से मिले, लहुरा देव से। कहां से मिले, लहुरा देव से। और अभी मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में जो क्षेत्र हैं उसके कहां से मिले, एक तो बागोर है, दूसरा आप कमेंट करना। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नवपाषाण काल में वहां के लोग जो है चावल से परिचित थे, तो थे। अब प्राप्त हुए, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व महाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में स्थित, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। तो सबसे पहले भैया कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, अगर हम सबसे प्राचीन, तो कहां से मिले, मेहरगढ़ से। यूपी में कहां से मिले, ठीक है, लहुरा देव से मिले हैं। हाँ, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान क्या है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा। तो गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ से। और चावल के साक्ष्य कहां से मिले, कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से। और कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, बताओ कहां से मिले, लहुरा देव से।
तो ऐसे इस टाइप से याद करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है। हम्म। चीन के या यांगत्जी नदी घाटी में लगभग 7,000 फुट चावल उगाया गया था। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। कहाँ पाया गया? मैक्सिको में। चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कहाँ मिला? कोल्डी हवा में। और गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। और जौ का साक्ष्य कहाँ मिला? मैक्सिको में। बाजरा, बाजरा 5500 ईसवी पूर्व चीन में सोरगम और पूर्वी अफ्रीका, राई दक्षिण पूर्व एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहाँ से देखते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक जो भित्ति उत्ती चित्र होते हैं ना, उससे रिलेटेड। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम में से प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनेगा कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कश्मीर, कश्मीर में कहां से? बुर्ज होम से। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। तो गुफकराल क्या है? एक नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, यानी कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। और चिरांद बिहार के सरण जिले में स्थित है, जहां से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए। चिरांद, चिरांद से क्या प्राप्त हुए? नवपाषाणकालीन साक्ष्य। कहां से प्राप्त हुए? चिरांद से। यहाँ से हड्डी से अनेक उपकरण प्राप्त हुए। जहाँ यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। जो नवपाषाण काल के जो हमारे पास जो अवशेष प्राप्त हुए थे, जो उपकरण प्राप्त हुए, वो किससे निर्मित थे? क्वेश्चन आएगा हाथी के दांत से, और गैंडे के दांत से, हिरण के सींग से, और भैंस के सींग से। तो इसमें से आपको चूज करना है। तो क्या आएगा? हिरण के सींग से। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मरों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले, नवपाषाण काल से क्या मिले? राख के टीले। कहाँ से मिले? कर्नाटक से। राख के टीले कहाँ मिले? कर्नाटक से। और मैसूर और बेलारी से जनपद जिले में स्थित ये मिले। राख के टीले कर्नाटक में मैसूर से, बल्लेरी से, और कहाँ से मिले? संगन कुल्लू से। कहाँ से मिले? संगन कुल्लू से। एक मिनट। फिर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जल अवशेष हैं। जो पशुपालक थे वहां पे अवशेष हैं, उसके जो शिविर बनाकर टेंट बनाकर रहते थे। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो भैया आग का ज्ञान कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आग की खोज कौन से काल में हुई? नवपाषाण काल में। कृषि खोज कौन सी उसमें हुई? नवपाषाण काल में। और पशुपालन की खोज किस में हुई? तो मध्यपाषाण काल में। तीनों कंप्लीट। हाँ। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? कई बार पूछा गया। तो तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरस्थल की खुदाई हुई और ये आहड़, आहड़, बालाथल, बागोर, ओजनिया एवं गिलुध और पुरस्थल बनाम घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवपाषाण काल को या ताम्रपाषाण काल को। आहड़ एक प्राचीन तंबत्ती अर्थात तांबे वाली जगह है। आहड़ क्या है? एक प्राचीन तांबे वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, अजनिया में घरों के चार दीवारों से घेरा गया था। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है।
किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटे के भी साक्ष्य मिलते हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं, तो गिलुंद में कहाँ मिले हैं? तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति अन्य तामपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृत भंड मृत भांड बने हैं, और यहाँ पे इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई। कृष्ण लोहित मृत भांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मलबा, कायता, एरन एवं नब नब्दा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नब्दा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सकलिया ने कराया था। यहाँ से जो मिट्टी है बांस पूरा के बने चोकर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं, और यहाँ के मूल जो मृत भांड हैं वो लाल एवं काले रंग के हैं, जिन्हें ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। एक मिनट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कायस्थ और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में ईमान गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल जैसे अहमदनगर जिले, जोरबे, नेवासा, देवाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, ईमानगांव, प्रकाश और नासिका, ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति के हैं। जोरबे संस्कृति नहीं आती है। हम्म नेवासा जोरबे संस्कृति के पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नेवासा से कहाँ से प्राप्त हुए? जोरबे संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई? नेवासा से। टोटीदार पात्र परंपरा जाप संस्कृति विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, देवाबाद, चंदोली, ईमानगांव और पुरस्थल की मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। तो अस्थियों को घरों के नीचे दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? चंदोली से मिले हैं, देमाबाद से मिले हैं, और कहाँ से मिले? ईमान गांव से मिले हैं। आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था में ईमान गांव जो है स्थल चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची ईंटों के मकानों और गोलाकार गड्ढों वाले मकानों से मिले हैं। पश्चात की अवस्था 5 कमरों वाला मकान, 5 कमरों वाला जो मकान है जिसमें 4 कमरे आयताकार और 1 कमरा वृत्ताकार, ईमान गांव से अधिक कहाँ से मिले? 5 कमरों वाला एक घर कहाँ से मिला? ईमान गांव से। NCERT के अनुसार 100 से अधिक है ये। हाँ, अनेक कब्रें पाई जाती हैं। यहाँ बस्ती जो है किलावंती और खाई से घिरी हुई थी। यह शिल्पी ये पिसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय स्थल रहते। हम्म, हाँ, देखते हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती प्रांत के अलावा पश्चिम बंगाल के जो बर्धमान जिले के पांडु राज थे ना, डिवरी और बीरभूम जिले में स्थित महर्षि तक उल्लेखनीय ताम्रपाषाण स्थल है। क्या है? स्थल है सब। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो 3 इंपॉर्टेंट थे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम्म तो इतने ही आप कर लेना बस। देख रहा हूँ जो बाकी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कौन थे? एक भूगर्भिक बौद्ध वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किया था। किसने किया था? ये किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। हम्म अब ये उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पशुपालन का कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। मैंने कई बार बताया था आपको, मध्य पाषाण काल में, कृषि नवपाषाण काल में। हम्म हम्म,
एक मिनट। हाँ देखो, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं ना, वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आदमगढ़ से। बताया था मैंने, आदमगढ़, आदमगढ़ बताया था। हम्म। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मैदहा से प्राप्त हुए हैं और सरायनाय से प्राप्त हुए हैं। मैदहा और सरायनाय से प्राप्त हुए हैं। ये देख लो 8वां क्वेश्चन यहाँ से, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि तो भैया नवपाषाण काल से हुई थी। मैंने बताया था आपको, नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। ये बताया था, देखोगे चेक करके तो मिल जाएगा कहाँ से मिला था, नर्मदा घाटी से। हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? सराय नहर से भी हुए, मयादा से भी हुए। और यहाँ से क्या मिले हमें? पशुपालन के साक्ष्य। देखो कई बार आया है यार बार में। मानव जीवन भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो भैया नर्मदा, नर्मदा 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 कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा से। अब यह है कि एक ही कब्र में तीन, मैंने बताया ना, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए भैया? दमदमा से। और 5 कहाँ से हुए थे? ये बताया था। हाँ, मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज क्या है? सर्वप्रथम क्या है अनाज भैया? जौ है। प्रयुक्त क्या हुआ? जौ। गेहूं भी मिला था हमें, चावल भी मिला था। हम्म। और इसके जो है, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहोरा द्वीप से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लहोरा द्वीप से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? हाँ, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य। देखो पशुपालन जो हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। तो याद करना, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। हाँ, उस स्थल का नाम बताइए जहां पर प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले भैया मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़, मेहरगढ़ का पड़ता है ये, पड़ता है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भारतीय उपमहाद्वीप में तो कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से हुए। कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के, मध्य पाषाण काल आ गया, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो कई बार बताया था, बागोर, आदमगढ़। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भैया मेहरगढ़, मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़। 10 बार रट लो इसे, मेहरगढ़। तो प्राचीन शिक्षी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। हम्म। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय और प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? कृषि के कहाँ से मिले? देखो भैया मेहरगढ़ से मिले। कृषि आ गया ना, कृषि, कृषि के अभ्युदय यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक आ गया तो क्या आ गया? मेहरगढ़ ही है। निम्न से किसे चाल कोलिथिक युग कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल को। किसे बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल को। एक मिनट, बैटिंग आ रहा है, आ गया। एक सेकंड। हम्म। अब देखो आहार सभ्यता, आहार सभ्यता पूछिए ना कई बार। आहार सभ्यता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। आहार तांबा गलाना जानते थे? सही बात है, गलाना जानते थे। हम्म। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, अभी चावल से ही परिचित थे, जौ से ही परिचित थे और गेहूं से ही परिचित थे। तो दूसरा गलत है। देखो, जिसमें दूसरा मिल जा वो काट दो, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। कितना बचा? ये हो गया। और पहला सही है हमारे पास, और पहला इसमें गलत दिखा रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया? पहला। इसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग पावर। नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है भैया? नब्दा टोली कितनी बार बताया? मध्य प्रदेश में है। नब्दा टोली कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। तो कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। बिरहपत्र पाषाण स्मृतियों की पहचान की गई थी, किसने की थी? तो भैया ये मृतकों को दफनाने का स्थान था। बिरहपत्र पाषाण काल कहाँ था? ये किसको दफनाने का था? हाँ। 21 में देखो, निम्न में से किस एक पुरस्कार में पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से संस्कृति, कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से हुए हैं। राख का टीला, मैंने बताया था, याद कर लेना। राख का टीला नवपाषाण स्थल से संबंधित है, संगन पुल्लू से। कहाँ से संबंधित है? संगन पुल्लू से। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? वो किया था HD संकालिना, ठीक है, सांकलिया से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। अगला देखते हैं अब। यहाँ से देखते हैं भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं जो स्थित हैं रायसेन, अब्दुलगंज रायसेन में। कहाँ है? अब्दुलगंज रायसेन में। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? दक्षिण से, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे बनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं? भीमबेटका से हुए हैं। हाँ। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चित्र को बताया? तो केंद्र BS बांकर। निम्न में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो मैंने बताया ना, कुत्ते के समय बुर्जहोम बताया था ये मैंने। भीमबेटका किसने खोजा? तो भीमबेटका जो खोजा था ना, वो खोजा था हमारे पास, ये है डॉक्टर BS, ये ना डॉक्टर S बांकर, बांकर ने खोजा था, बांकर। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले? तो भैया बुर्जहोम से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हाँ। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हस्तिनापुर। क्या बोलते थे? हस्तिनापुर। हाँ। कितने हो रहे हैं इसके क्वेश्चन अभी? हाँ। देखो, मैंने बताया था इनमें से ऐतिहासिक स्थान और ख्याति के लिए प्रसिद्ध। देखो, बुर्जहोम, बुर्जहोम से क्या मिलता था हमें? बुर्जहोम से तो मिला था हमें दफनाने के साक्ष्य मिले थे, और क्या मिला था? और मिला था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन कौन सा है? तो भैया देखो, बुर्जहोम, बुर्जहोम से तो भैया मृतकों को वो मिले थे ना दफनाने के साक्ष्य, सेम मंदिर थोड़ी मिला था। तो पहला तो हो गया गलत। चंद्र केतुगढ़ से मिला था टेराकोटा की कला, सही बात है। गणेशपुर से क्या मिला था? ताम्र कलाकृतियां। तो इसका आंसर क्या है? D। हाँ। कारण दे रखा है इसका, नीचे है आंसर। हम्म भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संग कार्यगल है? तो ये किसके आता है? संस्कृति के आता है। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय ने सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किसके मिले हैं? वो मिले हैं लेखरिया से। कहाँ मिले हैं ये? लेखरिया से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व अलेक्जेंडर कलिगम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। ये है भोपाल में। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।